मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उमंग में। आज हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं अपनी एक नई प्रस्तुति जिसका नाम है काव्य सुरभि। वास्तव में हिंदी साहित्य अपनी रचनाओं के सागर से इतना परिपूर्ण है, इतना अगाध है कि उसकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो बढ़ते हुए समय के साथ अपनी महत्ता को और बलवती करती जा रही हैं और इन्हीं रचनाओं को कालजयी रचनाएं कहा जाता है। हिंदी की कविता विधा में रची गई इन रचनाओं का हम पाठन और वाचन अपने कार्यक्रम काव्य सुरभि में करने वाले हैं। ये कालजयी कविताएं कौन कौन सी हैं ये हम आने वाली सीरीज में देखते जाएंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे इनसे जुड़े हुए कवियों की, उन कवियों से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातों की। तो आइए देखते हैं हमारी पहली कविता। हमने पहली कविता के तौर पर चुना है नौका विहार को। यह कविता सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता है जो कि गुंजन काव्य संग्रह है, उसमें संकलित किया गया 1932 में। वास्तव में पंत जी काला कांकर में प्रवास कर रहे थे। काला कांकर प्रतापगढ़ जिला है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर एक राजमहल है, उसके राजकुमार के साथ पंत जी के बड़े प्रगाढ़ संबंध थे, उनकी मित्रता थी। तो अपने प्रवास के दौरान गंगा में यात्रा करने की, गंगा में नौका विहार करने की उनकी बड़ी इच्छा थी। अपनी इच्छा पूर्ण होने पर उन्होंने इस कविता का वर्णन किया है, गंगा की अपूर्व छटा का वर्णन किया है नौका विहार के दौरान। पंत जी के बारे में कुछ रोचक बातें भी जानना आवश्यक है। पहले इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं। आपका जन्म 1900 में कौसानी नामक स्थान है जो कि बागेश्वर जिले में है और उत्तराखंड जो हमारा प्रदेश है वहाँ पर है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, ग्रंथ, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, युगांतर, उत्तरा, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। गीतिनाट्य ज्योत्सना, रजत शिखर और अतिमा। उपन्यास हार, कहानी संग्रह 5 कहानियां। सुमित्रानंदन पंत जी की मृत्यु 1977 में प्रयागराज में हुई। कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, लोकायतन पर सोवियत पुरस्कार मिला, चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1961 ईस्वी में पद्म भूषण के सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। आपका प्रारंभिक नाम गुसाई दत्त था, लेकिन जब आप विद्यालय पढ़ने गए तो उन्होंने अपना नाम परिवर्तित करके सुमित्रा नंदन पंत कर लिया। पंत जी वास्तव में सौंदर्य के उपासक थे। प्रकृति, नारी और कलात्मक सौंदर्य इनकी सौंदर्य अनुभूति के 3 मुख्य केंद्र रहे। इनके काव्य जीवन का आरंभ प्रकृति चित्रण से ही हुआ था। इनके प्रकृति एवं मानवीय भावों के जो चित्रण हैं उसमें कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं और इसी कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार एवं कोमल भावनाओं से युक्त कवि कहा जाता है। इतना ही नहीं, इन्हें हिंदी का विलियम वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है क्योंकि आप प्रकृति के सहज चितेरे कवि थे। इनके बारे में 2 और रोचक बातें मैं आपके साथ आज साझा करने जा रहा हूं। पहली बात, जो हमारा DD1 यानी कि दूरदर्शन है उसका नाम दूरदर्शन, उसका नामकरण सुमित्रानंदन पंत जी ने किया था। साथ ही साथ हमारे बॉलीवुड के एक दिग्गज स्टार हैं, एक सुपरस्टार हैं जिनको कि सदी का महानायक कहा जाता है यानी कि अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी का नामकरण भी सुमित्रानंदन पंत जी ने ही किया था। वास्तव में अमिताभ जी का प्रारंभिक नाम था इंकलाब और सुमित्रानंदन पंत हरिवंश राय बच्चन जी के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे और इन्होंने उनका नामकरण रखा अमिताभ, जो कि आज उसी नाम से जाने जाते हैं। बल्कि अमिताभ जी ने भी कई बार पंत जी की तारीफ में बहुत सारी बातें कही हैं। कहते हैं कि पंत जी हमेशा मेरे लिए पिता तुल्य थे और पिता तुल्य बने रहेंगे। आइए अब नज़र डालते हैं अपनी उस कविता पर जिसकी शुरुआत हम आज के दिन से काव्य सुरभि से करने वाले हैं। कविता नौका विहार। इसकी पटभूमि कुछ इस प्रकार से है कि गंगा में रात्रि का समय है, चांदनी बिखरी हुई है, गर्मी की ऋतु है और पंत जी यात्रा कर रहे हैं। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शय्या पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशकी रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके भाव को समझने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं
उन शब्दों के अर्थों पर जो सामान्य से थोड़ा सा कठिन है। स्निग्ध अर्थात शीतल, ज्योत्सना यानी कि चांदनी, उज्जवल श्वेत या सफेद, अपलक बिना पलक गिराए हुए जिसको हम अनिमेष या निर्निमेष भी कहते हैं, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, नीरव अर्थात शांत या निःशब्द, भूतल धरती या पृथ्वी, सैकत बालू या रेत, शैया यानी कि बिस्तर या सेज, दुग्ध यानी कि दूध, धवल सफेद, तनवंगी कृष्णकाय या पतली, ग्रीष्म विरल गर्मी के कारण शिथिल पड़ी हुई, श्रांत अर्थात थकी हुई, क्लांत शिथिल पसीने से भरी, निश्चल जो चले ना, प्रवाहहीन या स्थिर, तापस बाला, तापस का अर्थ होता है तपस्या करने वाला या करने वाली, आगे बाला लगा है यानी तपस्विनी बालिका, निर्मल अर्थात स्वच्छ या पावन, शशिमुख चंद्रमा के समान मुख, दीपित अर्थात प्रकाशित, मृदु करतल, मृदु मतलब कोमल, कर का मतलब होता है हाथ, तल मतलब तलवा, हाथ का तलवा यानी हथेली, मृदु करतल कोमल हथेली, उर अर्थात छाती, कुंतल अर्थात केश या बाल, तार तरल तारों के समान चंचल, नीलांबर नीले आकाश रूपी वस्त्र, नील धन अंबर, विभा अर्थात चमक, वर्तुल गोलाकार या टेढ़ी। अब इन शब्दों का अर्थ जानने के बाद अब देखते हैं कि कवि अपनी इस कविता में क्या कहना चाहता है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, चारों ओर शांत तरल एवं उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, आकाश टकटकी बांधे पृथ्वी को देख रहा है। नीरव भूतल, भूतल कैसा है? नीरव है, शांत है। पृथ्वी अत्यधिक शांत एवं शब्द रहित है। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी हैं शांत क्लांत निश्चल। ऐसे मनोहर और शांत वातावरण में पतले धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती ऐसी लग रही है मानो कोई छरहरे बदन की, दुबले पतले शरीर की सुंदर सी युवती, तपस्विनी बालिका दूध जैसी सफेद शैया पर गर्मी से व्याकुल होकर, थक कर, मुरझा कर शांति से लेटी हुई है। छरहरा बदन ही क्यों कहा गया, दुबला पतला ही क्यों कहा गया? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु में नदी सूख सी जाती है। गंगा नदी में यदि आप कभी देखे हैं, दर्शन किए हैं आपने गंगा नदी के, तो आप देखेंगे कि रेत पड़ जाती है। नदी की जो धारा होती है वो सामान्य से काफ़ी पतली हो जाती है। तो इसी नाते इसकी तुलना जो की गई है, इसके जो शरीर की तुलना की गई है, यहाँ देखिए मानवीकरण किया गया है। प्रकृति का एक अवयव है नदी, और उसकी तुलना इन्होंने कर दिया है किससे? तापस बाला से, एक नायिका के तौर पे कर दिया है, एक बाला से, एक सुंदर स्त्री से कर दिया है। अगली पंक्ति देखते हैं। तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल। कवि कहते हैं कि जो तापस बाला गंगा है, यानी कि ये जो सुंदर शरीर वाली जो स्त्री है, जिसके बारे में पिछली पंक्तियों में बताया गया है, गंगा के जल में चंद्रमा का बिंब झलक रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को अपने ही कोमल हाथों पर रखकर लेटी हुई हो। लहरे उर पर कोमल कुंतल, जो छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं वह वक्षस्थल पर, छाती पर कोमल कुंतल, कोमल बालों की लटाओं जैसी प्रतीत हो रही हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। अगली पंक्ति में कवि कहता है कि तारों भरे आकाश की जो चंचल सी परछाई है वो गंगा के जल में जब पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो गंगा रूपी जो तपस्विनी बाला है, उसके गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से जो सिहरन सी उठ रही है, जो कपकपी सी उठ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। चंचल अंचल सा नीलांबर। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशिकी रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। और कवि कहता है कि जो उसका तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा है, वो आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की जो कोमल चांदनी से प्रकाशित छोटी सी छटा है,
कोमल है, टेढ़ी है, बल खाती लहरें हैं, वो ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो लेटने के कारण उसकी जो रेशमी साड़ी थी उसमें सिलवटें पड़ गई हैं। तो कुल मिलाकर कवि हमारा सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि जो गंगा की पतली धारा है, चांदनी रात हुई पड़ी है और चांदनी रात के नाते जो चंद्रमा की आभा है उससे जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो बिंब बन रहा है, उसकी तुलना उन्होंने एक तपस्विनी बालिका से की है। और उस मनोहारी छटा का एक मानवीकरण प्रस्तुत करते हुए कवि ने नौका विहार का वर्णन किया है। अभी नौका तो नहीं आई है, लेकिन उसके पहले की जो पृष्ठभूमि है वो कवि ने बना दी है। आइए आगे देखते हैं कवि क्या कहता है। कवि कहता है, चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पालें चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों में वैभव स्वप्न सघन। पुनः हम देखते हैं कि जो शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किए गए हैं वे तत्सम के हैं। तो आइए देखते हैं उनके अर्थ क्या हैं, फिर इसकी हम विवेचना करते हैं, इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं। सत्वर यानी कि तेज, शीघ्रता से। सिकता जैसा कि मैंने पहले बताया था, सैकत या सिकता बालू या रेत को कहते हैं। सस्मित, स्मित का अर्थ होता है मुस्कुराना, सस्मित मुस्कुराहट के साथ यानी मुस्कुराती हुई। पाल, पाल क्या होता है, एक चादर सी होती है, इसको कई जगह पे जो क्षेत्रीय भाषा होती है वहाँ पे तिरपाल भी कहा जाता है। तो ये नाव का वेग बढ़ाने के लिए वास्तव में नाव के ऊपर लगाई जाती है। होता क्या है कि जो हवा चलती है उस हवा का प्रयोग कर लेते हैं ताकि जो खेवने वाला होता है, जो माझी होता है, उसे कम परिश्रम करना पड़े और नाव को एक दिशा भी मिल जाए, साथ ही साथ जो वायु का वेग है वो नाव के वेग में जुड़ जाए। लंगर, नाव को रोकने के लिए ना लोहे का एक कांटा होता है। तो आप कभी नाव खड़ी हुई देखेंगे किनारे पर, तो क्या होता है, एक कांटा सा होता है, एक लोहे का एक लंबी सी रॉड जैसी चीज़ होती है, उसको किनारे में जो है धंसाए रहते हैं, गाड़े रहते हैं और एक चेन से नाव को या रस्सी से बांधे रहते हैं, उसी को लंगर कहते हैं। आगे हमने दिखाने का प्रयास किया है एक चित्र के माध्यम से, आप पाल और लंगर समझ जाएंगे। मृदु यानी कि मधुर या कोमल, मंद मंद यानी धीमी धीमी, मंथर मतलब भी धीरे धीरे ही होता है। लघु तरणी, लघु मतलब छोटी, तरणी मतलब नाव। तिर रही यानी कि तैर रही, पर मतलब पंख। शुचि यानी कि स्वच्छ या साफ। बिंबित यानी प्रतिच्छायित, जिसकी छाया बने। रजत पुलिन, चांद का चमकता हुआ किनारा। पुलिन मतलब होता है किनारा और रजत मतलब होता है चांदी या फिर चांद से चमकता हुआ, रुपहला किनारा। अमन अर्थात शांत। वैभव यानी कि ऐश्वर्य। सघन जो घना हो, जो प्रचुर हो, अत्यधिक हो। तो अब आइए देखते हैं हम। उससे पहले हम देख लेते हैं जो हम बात कर रहे थे पाल की। यहाँ पे एक चित्र हमने इंटरनेट से उठाया है। तो आप ये देखिए, नाव है, नाव में ये देखिए कपड़े जैसा कुछ लगा हुआ है, इसी को हम पाल कहते हैं या कहीं कहीं इसको तिरपाल भी कहा जाता है। तो आप देखिए इसके आकार देख के आपको लग रहा होगा कि हवा का वेग कुछ इधर से आ रहा है, इसका प्रयोग करके खेलने वाला व्यक्ति जो है वो नाव को आगे बढ़ाएगा। ये होता है पाल। लंगर जो है वो देखिए, ये देखिए रॉड जैसी एक चीज़ है जो यहाँ साइड में धसी हुई है। कई बार क्या होता है, नाव को चेन से या रस्से से इसी से बांध दिया जाता है ताकि नाव जो है वो बह ना जाए, क्योंकि कई बार धारा का प्रवाह तेज होता है, नाव को खुला नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये उसकी सुरक्षा के लिए भी होता है। तो कई बार इसको पानी में ही धंसा देते हैं, कई बार थोड़ी दूरी पे करते हैं, वो डिपेंड करता है कि जहाँ पे लंगर लगाया गया है या किला लगाया गया है वो ज़मीन कैसी है। तो आइए अब देखते हैं इस कविता के भाव को। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। कवि कहते हैं कि चांदनी रात के प्रथम प्रहर में हम नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर के तेजी से गंगा में आगे बढ़ गए। सिकता सी सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पालें चढ़ी उठा लंगर। अब देखिए क्या होगा, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं ये कि गंगा के तट का जो सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है, ऐसा मनोहारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो रेतीली सीपी है उस पे चंद्रमा रूपी मोती की चमक यानी चांदनी स्वयं भ्रमण कर रही हो। ऐसे सुंदर वातावरण के बारे में कवि क्या कहता है, आगे की पंक्तियों में पढ़ते हैं। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, पाले चढ़ गई, तिरपाल को तान दिया गया है, लंगर उठा दिया गया है, नावों को खोल दिया गया है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर।
कहने का अभिप्राय है कि नौका विहार के लिए नौका को अब तैयार कर दिया गया है। एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट से खुली हुई हैं। ठीक है, तिर रही खोल पालों के पर, यहाँ पे देखिए कल्पना की गई है, किसी पक्षी से कल्पना की गई है। ठीक है, तिर रही है अर्थात तैर रही है, खोल पालों के पर अर्थात पंख होता है। आपको मैंने चित्र में दिखाया था कि जिस प्रकार से पाल जो है वो तनता है वायु के चलने के कारण, वायु के वेग के कारण, उसकी कल्पना की गई है किसी पक्षी का वो पंख हो। क्योंकि इसकी तुलना पक्षी से क्यों की गई है, आप ऊपर वाली पंक्ति में देखिए, हंसिनी सी सुंदर, हंसिनी एक पक्षी है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसिनियों के समान धीमी धीमी गति से गंगा में तैरने लगी। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। कवि कहता है कि गंगा का जल शांत एवं निश्चल है, स्थिर है, जो दर्पण के समान शोभायमान हो रहा है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया जो रेत का तट है वो प्रतिबिंबित होकर दुगनी प्रकार से प्रकट हो रहा है। बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, जो पुलिन है, जो किनारा है, उसका बिंब बन रहा है। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, वो दुहरा लग रहा है। दुहरा क्या लग रहा है? काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रवण। गंगा तट पर जो सुशोभित काला कांकर का राजभवन का प्रतिबिंब है वो जल में झलक रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, जो काला कांकर का राजभवन है। और ऐसा लग रहा है पलकों में वैभव स्वप्न सघन, कि मानो यह राजभवन गंगा जल रूपी शैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उसकी झुकी पलकों एवं शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। तो हमने इन पंक्तियों में देखा कि किस प्रकार से यात्रा प्रारंभ होने वाली है। पिछली पंक्तियों में हमने देखा कि पृष्ठभूमि बनाई गई थी, इन पंक्तियों में नावें खोल दी गई हैं, अगल बगल जो प्रतिबिंब दिख रहे हैं उनकी बातें कवि ने कर दी हैं। ये कविता बड़ी कविता है, इसको हम 2 या 3 पार्ट्स में लेकर के आपके सामने आएंगे। फिलहाल के लिए हम इसके 2 पदों की ही व्याख्या को लाए हैं। अगली वीडियो में हम इसकी अगली पंक्तियां जो हैं, इनकी अगली पंक्तियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक आपसे एक निवेदन है, कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इंपॉर्टेंट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर पीडीएफ्स, और जो हमारे टेलीग्राम चैनल की डिटेल्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। इस पूरी कविता को हम पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके लिए उपलब्ध कराए हैं। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं इन अगली पंक्तियों के साथ और देखते हैं यात्रा शुरू होने पे पंत जी ने क्या देखा, और हम सब भी आनंद लेंगे उस नाव की यात्रा का, उस नौका विहार का। पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।